हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एलमंड ई हब। आज हम ईवीएस की प्रैक्टिकल फाइल देखेंगे। तो ईवीएस ये आपका ना डीयू के अंदर एक सब्जेक्ट होता है। एईसी सब्जेक्ट के अंदर आपका आता है ये इन्वायरमेंटल थ्योरी इनटू प्रैक्टिक इन्वायरमेंटल स्टडीज़ थ्योरी इनटू प्रैक्टिस का। तो ये आपका सेमेस्टर 1 या 2 की फ़ाइल है, 1 और 2 की। सो ऑनर सब्जेक्ट्स के लिए सेमेस्टर 2 में होता है, बीए प्रोग्राम वालों के लिए 1 में होता है। यहाँ पे हम टाइटल देखेंगे हर एक प्रैक्टिकल का। तो जो भी आपको उसमें से प्रैक्टिकल करना है उसके हिसाब से आप अपना यहाँ पे लिख सकते हैं जो भी टाइटल्स गिवन है। ऑल्सो आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू दिस PDF इन डिस्क्रिप्शन। तो अगर आपको ये देखने के लिए चाहिए हो तो इधर ही वहाँ से डाउनलोड कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट्स लेते जाओ। पेज नंबर भी लिखे हुए हैं तो आपको कोई इशू नहीं आएगा वैसे स्क्रीनशॉट्स लेने में। और टॉपिक्स एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। हमारे यहाँ पे पहला प्रैक्टिकल देखेंगे जिसका टाइटल जो है वो है एनालिसिस ऑफ अचीवमेंट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ अ कंट्री। तो इसके अंदर क्या है, किसी कंट्री के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, उन गोल्स के अचीवमेंट का हमें एनालिसिस करना है। मतलब जैसा हर कंट्री के अलग अलग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, तो उस कोई भी हमें एक रैंडम कंट्री चूज़ करनी है इंडिया के अलावा, और उसकी जो अचीवमेंट्स है ना इनके ऊपर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे उसका एनालिसिस करना है। तो यहाँ पे जो हमने कंट्री चूज़ की है वो है फिनलैंड, ठीक है। इसके बाद इसका इंट्रोडक्शन, मेथोलॉजी, रिजल्ट्स ऑफ डिस्कशन, ठीक है, ये सब आपका गिवन। जैसे रिजल्ट्स के अंदर हमने क्या क्या लिखा है कि उनके गोल्स के अंदर जो था नो पॉवर्टी, फिर उसका एनालिसिस गिवन है। ज़ीरो हंगर गोल्स मैं आपको रीड करके बता देती हूँ। गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, decent work and economic growth, industry innovation and infrastructure, reduce inequality, sustainable cities and commands, responsible consumption and production, climate action। ऐसे बड़े सारे और भी गिवन हैं। तो ये सारे उनके गोल्स हैं, साथ में उनके एनालिसिस गिवन है कि उस कंट्री ने उसको अचीव कैसे किया, अगर नहीं किया तो उनके क्या बैकलॉग से उसके लिए, ठीक है। ये सारा कॉन्टेक्ट डाटा है, और जो है साइड्स में नीचे रेफरेंसेस गिवन है किन किन से इनको लिया गया है। और ऑल्सो ये PDF चेक्ड है, तो यहाँ पे अगर कोई भी इसमें वो होगी ना कभी, तो वो मार्क्ड होगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि विकीपीडिया ऑथेंटिक सोर्स नहीं है ये डाटा उठाने के लिए, तो ऐसे ही। सो गाइज, दिस वॉज योर प्रैक्टिकल 1। सो चलो आगे का दिखते हैं अब। सो ये आपका प्रैक्टिकल 2 है। इसके अंदर ये 1 से ही आगे कंटिन्यू हुआ है। देखते हैं, इसका टाइटल है गेन इनसाइट्स ऑफ सस्टेनेबल फ्रेमवर्क फॉर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी वर्कशीट। तो इसके अंदर क्या करना है आपको, किसी भी इंडस्ट्री एक्टिविटी का सस्टेनेबल फ्रेमवर्क की इनसाइट्स बतानी है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, पहले इंट्रोडक्शन और मेथोलॉजी लिखेंगे। इंडस्ट्री हम जो चूज़ करें, हमें ये अपनी मर्ज़ी से ही चूज़ करनी थी, वो हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। देन इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, रिजल्ट्स एंड डिस्कशंस के बारे में बताएंगे। फिर यहाँ पे भी वैसे ही टेबल बना के लिखेंगे, गोल्स, एनालिसिस और वो सारी चीज़ें। गोल्स यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम ही है, नो पावर्टी, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन वगैरह, क्योंकि आगे उसे सेम ही है ना, तो उसका ही हम लिखेंगे। सो इसके बाद जो आएगा हमारा, ये आएगा कंक्लूजन और रेफरेंसेस, ठीक है। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं, एक्टिविटी का टाइटल, उसके बाद फ्रेमवर्क, मेथोलॉजी, इंट्रोडक्शन, रिजल्ट एंड डिस्कशन, कंक्लूजन, ये सब बेसिक चीज़ें होती है जो आपको हर एक प्रैक्टिकल में लिखनी चाहिए। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड प्रैक्टिकल। तो इसका टाइटल क्या है पहले हम वो देखते हैं। इसका टाइटल है यूज़ ऑफ इन्वायरमेंटल एक्टिविटी वर्कशीट्स टू अंडरस्टैंड इंटरपेंडेंस एंड इंटरैक्शन बिटवीन डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स। तो इसके अंदर इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स वगैरह के बारे में लिखना है और इन्वायरमेंटल एक्टिविटी वर्कशीट बनानी है। तो लेट्स सी, इसके अंदर भी इंट्रोडक्शन एज यूजुअल, उसके बाद ये हमारा लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, और फिर इसके आगे हम और इनकी वो लिखेंगे कि सम ह्यूमन एक्टिविटी
विच इफ़ेक्ट्स दीज लेयर्स आर। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे बताया गया कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जो इन लेयर्स को इफ़ेक्ट करती है। ये जो हमारी लेयर्स होती हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, हमारे एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती हैं, ये आपको ही पता होगा। ठीक है, इसके बाद एक्टिविटी माइनिंग के बारे में हम लिखेंगे कि वो इन सारी लेयर्स वगैरह को कैसे इफ़ेक्ट करती है, क्या वो पड़ता है, इनका इम्पैक्ट। ठीक है, इसके आगे हमारा क्या लिखा है, एक्टिविटी है हमारी ये वाली डैम्स बिल्डिंग वाली की, मतलब जैसे डैम्स वगैरह बनाते हैं हम जब, तो उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इन सारी लेयर्स पे। ये भी इसी एक्टिविटी का अगला सब पार्ट है। जैसे यहाँ पे हमने लिखी थी कि एक्टिविटी हमारी आती माइनिंग, कि माइनिंग से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इन सारी लेयर्स पे। और वही डैम्स बनाने से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है वो लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। ये आपको जर्नली भी बहुत हेल्प करेगा, एग्ज़ाम में भी हेल्प करेगा, और प्रैक्टिकल फाइल तो आपकी ये है ही है। ठीक है, उसके बाद ऐसी ही दूसरी एक्टिविटी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ऐसी सारी जो भी एटमॉस्फेरिक लेयर्स होती हैं उन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। ठीक है, हमने ये लिखा। उसके बाद क्या लिखेंगे, कंक्लूजन और रेफरेंसेस। रेफरेंसेस के अंदर आपको वेबसाइट्स लिखनी होती है या बुक्स लिखनी होती है जहाँ से भी आपने डाटा कलेक्ट किया है। सो इसका कंक्लूजन पढ़ लेते हैं। कंक्लूजन क्या निकला था, इन रिसेंट ईयर डिफरेंट approaches have been discussed to tackle man-made environmental hazards. Clean technology, ecomark and green chemistry are some of the most highlighted practice in preventing or reducing the adverse effect on our surrounding. Waste generated in environmental are difficult to treat. The identification and elimination of their source are the best possible ways to tackle the problem. So हमने यहाँ पे conclusion के अंदर सॉल्यूशन बताया है कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये वाली सारी प्रॉब्लम्स जैसे उसको इफ़ेक्ट करती है जो करती है, और जैसे वेस्ट वाटर जो निकलता है हमारा उससे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वगैरह से, उनको अच्छे से ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है, बट फिर भी हम वो चीज़ कैसे कर सकते हैं, क्या इफ़ेक्ट होते हैं। सो ये अब आपका नेक्स्ट प्रैक्टिकल है। इसका टाइटल है यूज़ ऑफ वर्कशीट्स टू आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। तो इसके अंदर हमें वर्कशीट्स का यूज़ करके इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में, स्ट्रक्चर और फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है और बताना है। ठीक है, तो इसके लिए लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम डिफ़ाइन करेंगे कि इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर फंक्शन क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, उसके बाद हम इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर आएगा ये आपका। उसके बाद हमने बताया टाइप ऑफ इकोसिस्टम। यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम होते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम। फिर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर 4 सब इकोसिस्टम होते हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, टुंड्रा इकोसिस्टम एंड डेजर्ट इकोसिस्टम। उसके बाद हमने यहाँ पे इन 4 इकोसिस्टम को अच्छे से डिफ़ाइन किया है, बताया है ये क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट इकोसिस्टम जो था हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम, उसके अंदर भी 2 सब डिविजन्स हैं, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और मरीन इकोसिस्टम। देन हम इनको भी अच्छे से डिफ़ाइन करेंगे, और यहाँ पे हमारा टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम वाला इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है। इसके आगे हम एक्सप्लेन करने के बाद चलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम पे, कि इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर क्या होता है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो हमने एक वेन डायग्राम बना के इसको एक्सप्लेन किया है। ऐसे ही आप अपने एग्ज़ाम्स में, प्रैक्टिकल्स में अगर वेन डायग्राम बनाओ तो ये बहुत अच्छा इंप्रेशन देता है। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड आपको ये यूज़ करना ही चाहिए। सो ये आप थ्योरी पढ़ सकते हो, मैं ये वेन डायग्राम बताती हूँ। सो स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम में पहले इसके 2 सब डिविजन्स होते हैं। इकोसिस्टम के 2 सब डिविजन्स उसके स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए, एबायोटिक फैक्टर्स और बायोटिक फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं वो दोनों। फिर बायोटिक के अंदर 3 सब डिविजन्स है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। उसके बाद कंज्यूमर्स में फिर से 3 सब डिविजन होती है, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और टर्शरी कंज्यूमर्स, जिनको आप हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और प्री कार्निवोर्स के नाम से भी जानते होंगे। सो यहाँ पे हमने नेक्स्ट ईयर क्या यही इनको एक्सप्लेन किया है कि बायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं और उनके सब पार्ट्स, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स वगैरह को बताया है। ये आप आगे खुद से पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने डिफ़ाइन किया है फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, कि इकोसिस्टम के क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ 5-6 फंक्शंस लिखे हैं और इसको
बताया है। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका वो है फूड चेन, फूड वेब, क्योंकि ये सारा पार्ट आपका इकोसिस्टम में ही होता है ना, फूड चेन्स और फूड वेब आपके इकोसिस्टम में ही आता है, तो आपको हर एक चीज़ बतानी पड़ेगी जो उसके अंदर होती है इंक्लूडेड। सो यही है। सो आपका ये वाला सेकेंड प्रैक्टिकल में इतना ही था सारे इकोसिस्टम के ऊपर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रैक्टिकल. So your next practical is time series analysis of natural resources consumption of a given country using publicly available data. तो इसके अंदर आपने क्या करना है, नेचुरल रिसोर्सेज का कंजम्पशन को एनालाइज करना है जो भी कंट्री गिवन है उसके ऊपर और पब्लिक डाटा का यूज़ करके। इसके एनालिसिस के लिए भी हम पहले इंट्रोडक्शन देंगे कि बेसिकली हमने करना क्या है, कौन सी कंट्री चूज़ करी है वो सब बताएंगे। फिर फील्ड्स ऑफ वाटर कंजप्शन कि किस किस फील्ड में वाटर का कंजम्पशन होता है, कितना होता है, पॉसिबल सोल्यूशन कि जो वहाँ पे हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज उनके लिए अगर ओवर एक्सप्लॉइट आ रहा है कुछ है तो उनके क्या पॉसिबल सोल्यूशंस हो सकते हैं। देन आगे हमने एक केस स्टडी से विजन, और ये केस स्टडी का एक एग्जांपल यूज़ करो तो अच्छा रहता है। ये इसी से आप ये वाला प्रैक्टिकल और ख़त्म। नेक्स्ट देखते हैं, इसका टाइटल है यूज़ ऑफ एनवायरमेंटल एक्टिविटी वर्कशीट्स टू अंडरस्टैंड इंडिपेंडेंस एंड इंटरेक्शन बिटवीन इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स। सो इन्वायरमेंटल कंपोनेंट से भी जो इंटरेक्शन और इंडिपेंडेंस होता है हमने उसको बताना है इसके अंदर। From here the practical solution starts. Now the research involves around Indian crocodile conservation project. तो ये वाली जो आपकी रिसर्च है ये इंडियन क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के अराउंड डिवॉल्व करती है। ठीक है, हमने यहाँ पे फिर उसके बाद प्रोजेक्ट को बताया है कि क्या होता है, क्या प्रोजेक्ट का एम था, क्या मोटिव थे, क्या और क्रोकोडाइल्स को सेव करने की नीड ही क्यों हुई, क्योंकि वो एग्जॉस्ट और एक्सटिंग्विश हो रहे थे। उसका नेचुरल गार्बेज डिस्पोजल और वो सब बताया। आप ये सब पढ़ लेना या स्क्रीनशॉट लेके सीधा फाइल ही बनानी, सीधा लिख सकते हो। ऑल्सो मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगी, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट बस टाइटल पढ़ रही हूँ उनके, तो आप देख लेना जो जो आपको यूज़ हुए हों वो आप लेके अपनी प्रैक्टिकल फाइल में लिख सकते हैं, बना सकते हैं। ऑल्सो वाइवा के लिए अगर एक बार इनको रीड करके जाओगे तो अच्छे इंप्रेशन पड़ेगा। बाकी आपका सिलेबस में से आता है जो आपका वाइवा वो पूछेंगे, और थ्योरी एग्ज़ाम तो है ही फिर। सो नेक्स्ट प्रैक्टिकल देखते हैं, दैट इज़ कंपैरिजन ऑफ एनर्जी डिमांड एंड कंजम्पशन ऑफ पर्टिकुलर स्टेट ओवर द ईयर यूजिंग ग्राफिकल टूल्स। तो यहाँ पे आपको ग्राफिकल टूल्स का भी यूज़ करना है कंजम्पशन ऑफ एनर्जी डिमांड एंड कंजम्पशन ऑफ पर्टिकुलर स्टेट को वो बताने के लिए। सो यहाँ पे सेम वही चीज़ें हैं, पहले इंट्रोडक्शन, फिर हम वो बताएंगे जो जिस पर हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं कि वो क्या होता है, इसकी यूनिट पढ़ी। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ, हमने यहाँ पे जो डाटा लिया है वो दिल्ली का लिया है फ्रॉम 2015 टू 2019। तो एनर्जी डिमांड, एनर्जी कंजम्पशन वहाँ पे कितनी थी कौन से ईयर में, उसका ये ग्राफ है। आगे इसका ग्राफ भी होगा, आई थिंक दैट्स मिस्ड। सो मैं आपको PDF में ही आगे प्रोवाइड कर दूँगी। और उसके बाद वही कंक्लूजन सोर्सेज की कहाँ से आपने ये डाटा कलेक्ट किया, कोई ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए। सो हमने यहाँ पे इन दोनों साइड से ये डाटा को कलेक्ट किया। सो दैट्स इट, एंड दिस इज़ योर नेक्स्ट प्रैक्टिकल, दैट इज़ डिटरमाइन द सॉलिड वेस्ट जनरेटेड इन योर होम और कॉलेज। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, जो सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है ना हमारे घर पे या फिर कॉलेज में, उसका मैग्नीट्यूड बताना कि उसका क्या मैग्नीट्यूड होगा, कैसे होगा। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन। उसके बाद की इंट्रोडक्शन में बताना कैसे होगा, क्या होगा। उसके बाद ये जो है ना, ये 5 स्टेप है कि आप कि उसका मैग्नीट्यूड कैसे सॉलिड वेस्ट का वो जनरेट करोगे, डिटरमाइन करोगे। तो उसके लिए 5 स्टेप है। फर्स्ट इज़ यूज़ ऑफ विजिटिंग द कॉलेज कैंपस, की ऑब्वियसली हम कॉलेज कैंपस विजिट करेंगे तभी तो वहाँ सॉलिड वेस्ट देखेंगे। देन डिटरमाइनिंग द टाइप ऑफ वेस्ट जनरेटेड देयर, कि मतलब पहले डिटरमाइन करेंगे कि वहाँ किस तरीके का वेस्ट जनरेट होता है। थर्ड स्टेप एस्टिमेटिंग वेस्ट जनरेटेड पर पर्सन पर डे, कि मतलब हम एक एस्टिमेट लगाएंगे, अंदाज़ा लगाएंगे कि पर पर्सन पे पर डे वो कितना वेस्ट जनरेट कर रहा है। देन फोर्थ स्टेप में कैलकुलेट द टोटल वेस्ट जनरेटेड पर पर्सन। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल पर पर्सन कितना वेस्ट रोज़ जनरेट कर रहा है ना, उसकी हम कैलकुलेशन करेंगे। एंड देन लास्ट स्टेप इज़ वेटिंग एरियाज़ फॉर वेस्ट रिडक्शन इन कॉलेज कैंपस, वेटिंग एरिया।
तो उसके बाद हम कॉलेज कैंपस के एरियाज को विज़िट करेंगे ताकि वेस्ट जो है उसको रिड्यूस कर पाएँ। देन वही रिज़ल्ट है तुम्हारा, फिर कंक्लूजन है कि हमारा रिज़ल्ट क्या निकला, कंक्लूजन क्या हुआ। सो रिज़ल्ट इज़ कैंपिंग फॉर वेस्ट रिडक्शन स्ट्रैटेजीज। तो हमने यहाँ पे कैंपेनिंग्स बनाई हैं वेस्ट रिडक्शन स्ट्रैटेजीज की। सो नाउ नेक्स्ट प्रैक्टिकल, assess air quality index of any location using real time air quality parameters। तो ये आपका नेक्स्ट प्रैक्टिकल है। ऑल्सो ये जो आपके प्रैक्टिकल्स हैं ये EVS इन्वायरमेंटल स्टडीज़ थ्योरी एंड प्रैक्टिस 1 की 1 to 5th यूनिट के सारे प्रैक्टिकल्स को कवर करता है, जो कि आपका सेम 1 और 2 में सब्जेक्ट है। तो आप उस हिसाब से अपना जो जो प्रैक्टिकल्स आपके हैं वो इसमें से देख के लिख सकते हैं। और ये एकदम सही, जो इसके अंदर डाटा यूज़ हुआ है सारा सही है, चेक्ड, क्रॉस वेरीफाइड है, तो उसके अंदर आपको कोई वो करने की ज़रूरत नहीं। बाकी आप अपनी एंड से एक बारी और रिसर्च करना चाहें या फिर क्रॉस चेक करना चाहें तो यू आर फ्री टू डू डैट। और कोई अगर गलती हो बाय चांस तो डू लेट, तो कमेंट सेक्शन में डाल देना ताकि और लोगों को भी पता लग जाए और वो मिस्टेक को रिपीट ना करें। सो दिस वॉज योर प्रैक्टिकल। यहाँ पे वही रिज़ल्ट, कंक्लूजन वगैरह हमने लिखा है। देन नेक्स्ट प्रैक्टिकल इज़ फील्ड विजिट टू टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक यमुना बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, एक फील्ड विजिट करनी है टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक यमुना बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। यहाँ पे रिपोर्ट बेसिकली तैयार करनी है। तो इसके अंदर हमने क्या क्या लिखा है देखो। पहले तो इवेंट कि हमने एजुकेशनल विजिट के लिए गए थे, डेट एंड डे लिखी है कि कौन सी डेट और डे को गए थे, वेन्यू कि कौन सी जगह जाना है, जो कि हम जाना था यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क दिल्ली दिस। देन प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम के आप हो, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स गए थे। उसके बाद यहाँ पे जो आप गए थे ना यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क प्रोफाइल, इसके बारे में हम यहाँ पे बताएंगे कि वहाँ कैसे था, क्या था। ये आपको वैसे आप जाना चाहो तो जा सकते हो, बट फॉर प्रैक्टिकल यू कैन टेक द डाटा फ्रॉम नेट ऑल्सो, या यही भी लिख सकते हो। ज़रूरत नहीं आपको वहाँ विज़िट ही करना है एक्चुअली में। बाकी अगर करते हो तो डैट विल बी वेरी गुड, आपकी नॉलेज बढ़ेगी और बहुत रियलिस्टिक आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल बना सकते हो। सो उसके बाद ये सब लिख के हमने यहाँ पे रिपोर्ट तैयार कर दी कि हमारी विज़िट की रिपोर्ट क्या निकली। और लर्निंग आउटकम्स हैं हमारे कि हमने विज़िट तो कर लिया यमुना बायोडाइवर्सिटी को, बट उसके बाद हमारे लर्निंग आउटकम्स क्या निकले, हम कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं ऑल। सो थैंक यू, दीज वर योर प्रैक्टिकल्स फ्रॉम यूनिट 1 to यूनिट 5 एंड ऑल द प्रैक्टिकल्स। सो आप इसको देख के अपनी फ़ाइल बना लीजिएगा। उसके एक्चुअली मार्क्स भी होता है, आपके इंटरनल्स पे काउंट होता है। तो यू शुड मेक अ गुड फाइल जो प्रेजेंटेबल हो, अच्छी हैंड राइटिंग यूज़ करके और वैसे करके। बाकी अगर और कोई भी प्रैक्टिकल रहता है, कोई और है, सो आप मेरे को बता सकते हो, मैं उस पर भी वीडियो क्रिएट कर दूँगी। और ये PDF भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देने की आई विल ट्राई। ठीक है, थैंक यू।